इस्तेमाल नहीं करेगा, वो पानी जो है रिजर्व किया हुआ है, खरीफ सीजन का रेनी सीजन का पानी रिजर्व किया है, उसको केवल डोमेस्टिक पर्पज के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सब सरफेस फ्लो से पर्कुलेशन होके नीचे जाएगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर सरफेस फ्लो, और फिर वहाँ वेल है, कुआं है, वो रब्बी सीजन में जो देना चाहते पानी पंप करके दे सकते। लेकिन ये कम्युनिटी प्लांट का पानी डायरेक्ट लिफ्ट नहीं करना है पाइप्स द्वारा। तो इस तरह से रिजोल्यूशन हुआ, तो वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और हर जगह यही प्रॉब्लम आ रहा है कि कम्युनिटी पॉइंट है, सभी लोगों का, गांव का, विलेज का, वो कम्युनिटी पॉइंट में सभी का अधिकार होता है, और कौन कितना पानी लेगा, ये बहुत परेशानी होती है, इससे बहुत प्रॉब्लम्स होता है। इसलिए क्या किए कि इंडिविजुअल फार्म पॉइंट तैयार किए। इंडिविजुअल फार्म पॉइंट में वही है, एक डायमेंशन फिक्स किए गवर्नमेंट ने। डायमेंशन बहुत है, लेकिन एक स्टैंडर्ड डायमेंशन है 30 मीटर बाय 30 मीटर बाय 3 मीटर, 2700 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इस पर्टिकुलर पॉन्ड में रखना है। और वो पॉन्ड का पानी रेनी सीजन में तो भरेगा ही, लेकिन रब्बी सीजन जो है अक्टूबर महीने के बाद मार्च तक के जो सेकंड फसल है रब्बी क्रॉप्स का, उसके लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि इसमें जब पॉन्ड भरा रहता है तो एक तो डीप पर्कुलेशन जाता है, क्योंकि ये पॉलीथीन शीट है इसलिए नहीं जाएगा, नहीं तो डीप पर्कुलेशन पानी निचरा होकर जब जमीन के अंदर जाएगा वो है 3 मिलीमीटर से 17 मिलीमीटर पर आवर के रेट से नीचे जाता है, तो उतना लॉस होगा। बाद में फिर क्या है कि पानी वातावरण में जाता है, इवापोरेशन बोलते हैं उसको। इवापोरेशन लॉस है दिसंबर में 3-4 मिलीमीटर, अभी तो 8-9 मिलीमीटर होगा, यानी 8 या 9 मिलीमीटर पानी जब बाहर जाता है वातावरण में, यानी 1 स्क्वायर मीटर एरिया जो है वाटर बॉडी का वो 9 लीटर या 8 लीटर जाता है। यदि आप पानी वहां भर के रखोगे तो कितना लॉस होता है, पानी का तो बहुत लॉस होता है ना। तो इसलिए क्या है कि प्रेशराइज इरिगेशन सिस्टम विथ कंट्रोल ऑफ इवापोरेशन, यानी इवापोरेशन जो लॉस होता है वातावरण में जाता है उसको कैसा कंट्रोल करना है, तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स है उसके। और दूसरा है सीपेज लॉस, नीचे जमीन के अंदर जाता है, ये पॉलीथीन शीट लगा हुआ है, 3 से 17 मिलीमीटर पर डे लॉस होता है, तो वो पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाता है ये पॉलीथीन शीट से। ये 500 माइक्रोन का शीट है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। उस तरह से सारी ये मल्चिंग है, ये शेडनेट यूनिट है, इसमें भी पूरा पॉलीथीन शीट लगाया जाता है। और इतना सारा है, कम से कम 2300 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। जो बेचने वाले जो सेलर हैं, पॉलीथीन शीट बोलो, पाइप्स बोलो, स्प्रिंकलर बोलो, माइक्रोटिप बोलो, इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से अपना बिजनेस फॉलो किया है, अच्छी तरह से उन्होंने बेचा है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको ऑर्डर दिए और उस मुताबिक उन्होंने सप्लाई किए। लेकिन कुछ परेशानी हुई, उसमें टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स आए, पर्टिकुलरली पाइप्स। किसान क्या करते थे, पाइप्स लेते थे 30 पाइप और 8 राइजर, यानी वो स्प्रिंकलर का घूमने वाला, उसका 28,000 रुपीज, उसमें से 16,500 रुपया गवर्नमेंट देता था, बाकी ये किसान देते थे। आज के रेट में उसका 35,000 किया। तो कुछ किसान क्या करिए, पाइप्स खरीदे वहां से, कृषि सेवा केंद्र बोलो या कहाँ से, जो भी एजेंट हो उनका आइडेंटिफाइड एजेंट होगा स्टेट बैंक के, वहां से लाके वो पाइप्स खरीदे और पाइप्स को फिर दूसरे डायरेक्शन में उसको ये कर दिए, डिस्पोज करने के वो चैनल बना दिए। फिर गवर्नमेंट ये रिजोल्यूशन लाया कि वो पाइप जो है कृषि सेवा केंद्र से किसान जो पाइप लाएंगे उसको स्टैंप मारो, नानाजी देशमुख संजीवनी प्रकल्प योजना, और सीरियल नंबर दो पाइप्स को 1 2 3 4 5, वो कृषि सेवा केंद्र वाले। इस तरह से कृषि केंद्र अपना स्टैंप लगाया और उसके बाद में उसका नानाजी देशमुख इस तरह से करके फिर वो पाइप्स के ऊपर पाइप बेचने के बाद में फिर किसानों को उसका इस्तेमाल करना पड़ा। इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स आए, लेकिन अच्छी तरह से चल गया। अभी भी किसान बोल रहे हैं सर हमें चाहिए ही चाहिए ये जो प्रोग्राम्स है और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए करेंगे। उसमें क्या है कि एक विलेज में 5 एकड़ से नीचे है, ओके, अरे बाप रे, ये सारी ये ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम्स है, फॉलो अप हुआ है सारा। ये वेजिटेबल्स क्रॉप्स का ये इसमें कम से कम ये जो पहला है इसमें केवल ये है पॉली हाउस में कम से कम इसमें 4 या 5 लाख एक सीजन में कमा रहा है वो, और इसमें 10 साइकिल कर रहा है। 30 डेज का एक वेजिटेबल ड्यूरेशन है, वेजिटेबल बेचता है 1 रुपया या 2.5 रुपये के करीबन है, एक सीडलिंग बेचता है और किसानों को देता है। ये जरबेरा है, जो ये है ये तपोवन विलेज है, बोरदन जालदा डिस्ट्रिक्ट में, वो 10 या 11 लाख रुपए लेता है एक एकड़ जो पॉलीहाउस शेडेड जरबेरा से, और उसको बोलता है कि 6 लाख के करीब मेरा खर्च होता है। तो इस तरह से है ये
प्रोग्राम चल रहा है। तो ये है ये सीडलिंग डेवलप हो रहा है, इसमें कम से कम उसने इसका टर्नओवर है 1 साल का 1 करोड़ रुपया। ये यहाँ से पोखरा से ही लिया है पैसा उसने, और पोखरा से लेने के बाद ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम डेवलप किया है। सीडलिंग ग्रो करना है, सोइंग करना है, पिट ये कोकोपिट्स में भरना है, ये सारा उसने ये करके 1 करोड़ का टर्नओवर है उसका। नियरली 85 to 90 लाख खर्च होता है बोले, और 10 लाख रुपए मुझे मिलता है। इस तरह से इसका टर्नओवर है। दूसरा है स्टोरेज स्ट्रक्चर्स का। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने स्टोरेज स्ट्रक्चर, इसी प्रोग्राम में स्टोरेज स्ट्रक्चर है। ओनियन बहुत प्रोडक्शन हो रहा है उस एरिया में। ओनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर है 126 टन कैपेसिटी का, उसमें स्टोर होता है। उसके बाद में वो फिर ऑफ सीजन में जुलाई अगस्त सितंबर वगैरह में जब ऑफ सीजन होता है उसमें वो फिर मार्केट में बेचते हैं। इस तरह से ये है। प्याज है, जब पिक पीरियड आता है उसको फिर प्याज को ड्राइंग प्रोसेस है, उसके लिए भी पैसा दिया है। इसमें 80 लाख रुपए दिया गया है उसको। 80 लाख रुपए में वो नियरली 60% बोलता है मैं खर्च किया है, 40% 60% पोखरा ने दिया है, 40% मैंने खर्च किया है। और इस तरह से ये प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, ड्राइंग प्रोसेस करके ये बेच रहा है और काम अपना प्रॉफिट ले रहा है। इसी तरह से मैं किसानों को यही बोलता हूँ कि आप भी एक ग्रुप तैयार करिए। ग्रुप तैयार करने के बाद इस तरह से आप अलग अलग इंटरप्राइजेस में आप इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट भी पैसा देगा तो नेचुरली आपका इनकम बढ़ेगा। ये वेजिटेबल प्रोसेसिंग का है, बाय प्रोडक्ट है, ये लेमन जूस वगैरह तैयार करते हैं। इस तरह से है। ये केवी के में मैक्सिमम हो रहा है। ये सोलर ड्राइंग है, प्याज का सोलर ड्राइंग से ही आप उसको ड्राई कर सकते हैं, बाद पाउडर बना सकते हैं। जैन इरीगेशन सिस्टम से आप देखोगे वहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ ओनियन का पूरा पाउडर पैक होता है, ड्राई होता है, पैक होता है और फिर एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग। हमारे यहाँ उतना नहीं है क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का है, इसलिए मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ। ये इसमें सेरिकल्चर वगैरह का है, सेरिकल्चर में भी काफ़ी प्रॉफिट है। एक इसमें 6 साइकिल लेते हैं, कल एक साइकिल का 1,07,000 या 8,000 टर्नओवर मिल रहा है। अरे बीड डिस्ट्रिक्ट में 57 किसान जो है, बीड डिस्ट्रिक्ट में रुई है विलेज, उसमें है। तो उस तरह से है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हनी बी का है, कल्टीवेशन है, वर्मी कंपोस्ट का है, ये गुड़ मेकिंग का है। हमारे यहाँ बालाघाट डिस्ट्रिक्ट वगैरह क्या गुड़ मेकिंग काफ़ी अच्छा है, तो गुड क्वालिटी यदि गुड़ मेकिंग करोगे। इसमें 6 लोग हैं इन्वॉल्व और उन्होंने पोखरा से पैसा लिया है। इसमें 3 इंस्ट्रूमेंट्स है ये गुड़ वगैरह बनाने का, और उस तरह से गुड़ बना के उस वक्त बोले ट्रक ऑर्डर आता है 2800 से 3200 रुपया प्रति क्विंटल के रेट से हम बेच रहे हैं। बोले उस वक्त की बात है, 2022 की बात है। तो इस तरह से ये अलग अलग गुड़ मेकिंग मशीन बना के छोटे छोटे बना रहे हैं। मैं ज़्यादा बहुत सारे है। ये सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम है। ये जो सीड है वो सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम है, ब्रीडर सीड। और ब्रीडर सीड वहाँ जालना जो डिस्ट्रिक्ट है पूरा सीड कंपनी का हब है। वहाँ सीड कंपनी का हब होने की वजह से किसान है, एक विलेज में कम से कम 300 के करीबन सीडनेट यूनिट्स है, अपने हाथ से उन्होंने बनाए और सीड प्रोड्यूस करके वो जालना के सीड कंपनी को डायरेक्ट दे रहा है और पैसा अच्छी तरह से वो इनकम जनरेट कर रहा है। तो इस तरह से है ये। बाकी ये जो है फिर बाकी गोट यूनिट है, ये है वो तो जो अपना जो है पिग यूनिट तो यहाँ ही नहीं है, हमारा महाराष्ट्र भी है, इधर नहीं है। वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अभी लास्ट महीने में मैं गया था एक ICAR रिसर्च काम पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो वहाँ जो पिग यूनिट है और पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो 7 स्टेट्स है मैक्सिमम पिग वगैरह को तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह से ये यूनिट है, बहुत सारी यूनिट है। मैं थोड़ा सा बताएं, कम से कम 100 एग्री एंटरप्राइजेस हैं, तो मैंने केवल स्पेसिफिक एंटरप्राइजेस का ही मेंशन किया है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं सभी को, क्योंकि टाइम लिमिट की वजह से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, अदरवाइज काफ़ी एक्सप्लेन करने लायक थे बहुत सारे। थैंक यू मैम। धन्यवाद सिंघन दुबे सर। एक्चुअली टाइम कॉन्स्ट्रेंट है क्योंकि अभी हमारे 3 वक्ता और बाकी हैं। मैं आप सभी को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटी है ये तो सब बोलते हैं, पर अगर मैं आपको कहूँ कि आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि इस कंपनी में 1200 जॉब्स हैं, या फिर इस फील्ड में आपको हजारों जॉब ओपनिंग्स अभी हैं आज की डेट में, कैसे अप्लाई करना है वो हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। तो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में 1200 के करीब जॉब ओपनिंग्स हैं। आप में से जो लोग एलिजिबल होंगे आप अप्लाई कर सकते हैं। और खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज में ITI स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी थोड़ी ही देर बाद नरेश जाम्बरे जी और सुरेश मराठे जी के द्वारा। तो आप लोग कहीं जाइए नहीं,
यहाँ रुकिए लास्ट तक, क्योंकि ये जो लास्ट 2 सेशंस हैं, 2 स्पीकर्स हमारे, वो आपको एक्चुअल जॉब ओपनिंग्स के बारे में गाइड करेंगे। तो अब इसके बाद इस सत्र का समापन जो हम हैं वो हम करेंगे श्री दिनेश कुमार पंचेश्वर जी से। उनको मैं कहूँगी कि वे एग्रीकल्चरल एजुकेशन में क्या स्कोप है हमारे स्टूडेंट्स और फार्मर्स के लिए और इसका क्या महत्व है, इस पे हमें संक्षिप्त में जानकारी दें। छात्रों और किसानों के लिए कृषि शिक्षा का दायरा और भारत में इसका महत्व, इस पर हमें संक्षेप में जानकारी देने के लिए श्री दिनेश कुमार पंचेश्वर आमंत्रित हैं। श्री दिनेश पंचेश्वर प्लांट पैथोलॉजी वैज्ञानिक हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से। आपने सोयाबीन में आणविक परिवर्तनशीलता और प्रतिरोध के स्रोत का अध्ययन और कॉलर रोग के खिलाफ काबुली चना जीनोटाइप की स्क्रीनिंग के लिए तकनीक, इस पर आपने रिसर्च किया है और कई पत्रिकाओं के लिए भी आपने कई पेपर लिखे हैं। श्री दिनेश पंचेश्वर। धन्यवाद मैडम। मैं ग्राम कन्नाड़गांव, जो कि बालाघाट जिला के अंतर्गत है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और पहले तो मैं जो प्रगतिशील क्रांति ज्योति संस्था, जो कि ये एक एनजीओ है जो 2020 में श्री सुरेश मराठे जी, राधेश्याम दांद्रे जी, नरेश जंबारे जी, बीएल पंजेरिया जी, एलडी कावरे सर और मेरी वाइफ मिसेस ज्योति पंचेश्वर